मैं डॉक्टर राजपाल गुलिया, गवर्नमेंट कॉलेज बरहोड, पीजी हिस्ट्री डिपार्टमेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मिस्र की सभ्यता की विशेषताएं। आज हम इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। ये हमारे सिलेबस में बी ए फिफ्थ सेम में भी और पीजी एंशिएंट सोसाइटी में भी ये टॉपिक जो है आता है। आज हम मिस्र की सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं की बात करते हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं राजनीतिक जीवन की, कि मिस्र की जो सोसाइटी थी उसमें राजनीतिक परिवेश, राजनीतिक जीवन वो किस प्रकार का था। तो इसमें सबसे पहले अगर हम देखें तो इसमें हम सबसे पहले राजा को मिस्र के अंदर फराव कहा जाता था। राजा के पास जो अपनी मिस्र की सभ्यता के अंदर समस्त जो है वो राजा के पास जो अधिकार थे। जहाँ तक हम बात करें यहाँ कि सारा प्रशासन ही जो वो राजा के इर्द गिर्द ही घूमता था। प्रजा को राजा की आज्ञाओं का पालन करना पड़ता था। समस्त जो उत्तरदायित्व था मिस्र की सभ्यता का वो राजा का था, चाहे वो समाज के कार्य हों, चाहे वो आर्थिक कार्य हों, चाहे धार्मिक कार्य हों, युद्ध संबंधी कार्य हों, दूसरी सोसाइटी से संबंध हों, सभी के जो वो राजा निर्णय करता था। प्रशासन संबंधी सारे निर्णय, न्याय संबंधी सारे निर्णय वो राजा जो वो लेता था। हम बात करें जो भी जो है पुरोहित जो होता था वो भी अपने जो है न्याय आदि के कार्यों में जो वो देखभाल करता था। फिर जो है नेक्स्ट जो है शासन चलाने के लिए राजा ने भी इनके अलग अलग जो विभाग थे। इसमें सबसे पहले आता है प्रधानमंत्री। फराव अपने प्रशासन को सही ढंग से चलाने के लिए अपनी एक मंत्री परिषद का गठन करते थे, जिसे हम सारू कहा जाता था, सारू जो वो कहते थे। और इसके अलावा अपनी सहायता के लिए प्रधानमंत्री की जो वो नियुक्ति करता था। प्रधानमंत्री को भी कुछ विशेष अधिकार जो वो प्राप्त थे। तो प्रधानमंत्री के पद के ऊपर जो भी व्यक्ति बैठता था वो फराव की सहमति से बैठता था। फराव का यानी राजा का ही विश्वास पात्र वो व्यक्ति होता था। तो इस प्रकार से जो है वो जो है राजा के बाद प्रधानमंत्री काफ़ी शक्तिशाली आदमी था और वह अन्य मंत्रियों की कार्यों की भी जो वो प्रधानमंत्री जो वो देखभाल करता था। सभी प्रकार के मुकदमे सुनता था, प्रशासन की समस्याएं सुनता था, किसानों की समस्याएं सुनता था, समाज के जो है आगंतुक यानी यात्रियों की आने जाने की व्यवस्था का भी प्रबंध करता था। तो इस प्रकार जो है एक प्रधानमंत्री का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल था राजा के बाद। इसके बाद जो है प्रशासन चलाने के लिए इन्होंने प्रधानमंत्री के बाद राजकुमारों की नियुक्ति की। राजकुमार भी जो है वो तो प्रधानमंत्री के बाद जो अतिरिक्त जो कार्य था वो राजकुमारों को सौंपते थे। राजकुमारों को विभिन्न पदों के ऊपर जो वो नियुक्त किया जाता था और प्रत्येक कार्य को बड़ी जिम्मेदारी के साथ राजकुमार निभाते थे। ये राजकुमार बड़े ही योग्य होते थे और ये कहीं ना कहीं इनके राजा के वंशज ही होते थे और फराव योग्य कर्मठ व्यक्ति होते थे, शिक्षित व्यक्ति होते थे, अस्त्र शस्त्र चलाने के जो वो अनुभवी व्यक्ति ही फराव जो वो बनते थे। अब हम बात करें जिसमें अधिकारी, सेनापति, प्रधानमंत्री, वास्तुकार, स्थापत्याधिकारी, पुरोहित, सरदार जो है आदि अनेक जो है वो शामिल थे। तो ये सब मिलके जो वो शासन चलाने का जो वो कार्य करते थे। आगे इन्होंने अपना प्रशासन को चलाने के लिए अनेक जो है प्रांतों के अंदर जो मिस्र को जो बांटा जाता था। बात करें हम प्रांतीय व्यवस्था की तो इन्होंने मिस्र को जो 40 प्रांतों के अंदर जो विभाजित किया है। तो इन्होंने हम बात करें तो स्टार्टिंग में उत्तरी मिस्र और दक्षिण मिस्र को 2 पार्टों के अंदर जो बांटने का कार्य किया है। प्रांत का जो उस समय हम नोम बोलते थे और
जो प्रांतपति होता था, जो प्रांतों का मुखिया होता था, उसको हम नोमार्क बोलते थे। और इन नोमार्कों का काम क्या होता था, वो अपने प्रांत के अंदर हर प्रकार की गतिविधि का स्वयं वो प्रमुख होते थे, चाहे वो राजनीतिक व्यवस्था हो, चाहे धार्मिक हो, सामाजिक हो, या सेना से संबंधित जो है व्यवस्थाएं हों, चाहे वो कृषि से संबंधित हो, या कुछ हम करें जैसे गरीब व्यक्तियों के कल्याण के लिए कोई व्यवस्था हो। तो इन सब का जो है वो उत्तरदायित्व जो होता था वो नोमार्क होता था। और नोमार्क जो अपने कार्य को बहुत ही अच्छे ढंग से व्यवस्थित प्रकार से जो वो करते थे। तो उन्हें जो है अब राजा का दायित्व ये था, वो नोमार्क को हटा भी सकता था, उनको बदल भी सकता था। ये जो वो समस्त अधिकार जो वो, क्योंकि कई बार जो है नोमार्क ज़्यादा शक्तिशाली होते थे, इसलिए राजा उनके ऊपर जो वो निगरानी रखता था। उनकी जो है अगर कोई इस प्रकार का गलत कार्य करता, उनको बदल भी सकता था, पद से हटा भी सकता था। तो कंट्रोल जो वो राजा के पास था इनका। इसके बाद बात करें हम प्रशासन को चलाने के लिए राजस्व प्रशासन। राजस्व प्रशासन जो वो, राजस्व प्रशासन किस प्रकार से जो वो चलाते थे। मिस्र, देखो कोई भी राज शासन व्यवस्था हो, राजस्व यानी कि कर वगैरह जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी शासन के लिए। सोर्स ऑफ इनकम उस समय क्या थी, तो करों को सुरक्षित रखने के लिए कोषागार नियुक्त किया गया। कोषागार जो है वो, जिसका जो मुखिया था उसको हम कोषाध्यक्ष भी जो वो कहते थे। और इनका कोषाध्यक्ष जो था, उनका कार्य था टैक्स कलेक्शन का। किस प्रकार, कहाँ कितना टैक्स लगाना है, कृषि पे कितना लगाना है, पशुओं के ऊपर कितना लगाना है जो है। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था थी। फिर मिस्र में कोषाध्यक्षों की सहायता के लिए 2 उप कोषाध्यक्षों की नियुक्ति की जाती है। और प्रत्येक प्रांत के अंदर भी जो उन्होंने अपने यहाँ कोषाध्यक्ष नियुक्त किए, ताकि प्रांत से जो वो अलग अलग जो कोषाध्यक्ष बनाए गए, टैक्स वगैरह कर वगैरह को सुनिश्चित वो करा जा सके। तो उस समय जो है कर संग्रह के अतिरिक्त जो हो प्राप्त सामग्री भी सुरक्षित रखते थे। और मंदिरों के अंदर जो ये मंदिर तथा देवालय, मंदिर और देवालयों का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान था उस समय। यहाँ सेना की गतिविधियां, कुछ रिकॉर्ड जो वो मंदिरों के अंदर जो वो रखते थे। तो इस प्रकार जो टैक्स वगैरह भी जो वो देवालयों के अंदर कलेक्ट किए जाते थे। यानी कि प्रशासन को चलाने के लिए मंदिरों का बहुत बड़ा योगदान था उस समय। तो इसी में हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, और बात करते हैं न्याय व्यवस्था प्रबंध की, कि मिस्र के अंदर न्याय प्रबंध किस प्रकार के थे। तो फराओ ने प्राचीन मिस्र में कुशलता संगठित शासन व्यवस्था जो वो देने का जो वो कार्य किया है। तो उस समय 6 न्यायालय थे, 6 न्यायालय थे। और इन न्यायालयों का प्रमुख एक ही न्यायालय होता था, वो होता था फराओ का न्यायालय। फराओ का न्यायालय। और न्याय की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो जो जिम्मेदारी थी, वो एक विश्वास पात्र को ही जो वो दी जाती थी, ताकि प्रजा का न्याय कर सके। तो इस प्रकार जो है यहाँ हम बात करें, जो सबसे बड़ा जो न्यायाधीश था वो स्वयं फराओ था उस समय मिस्र के अंदर। तो उसका न्याय से एक बहुत बड़ा और अंतिम जो निर्णय होता था वो फराओ का होता था। यानी कि अंतिम जो फैसला था वो फराओ की अदालत का जो वो होता था। अपील संबंधी मुकदमे सुनना प्रांतों में नोमार्क आदि भी जो वो करते थे। उनके पास भी जो है न्यायालयों से संबंधित मुकदमे आते थे। और जो है ज़्यादातर जो है वो नोमार्क भी अपनी जो अदालतें थी उनमें फैसला सुना देते थे। लगभग कभी कभी कोई इस प्रकार के केस थे कि फराओ तक भी जो वो पहुंच जाते थे। अब न्याय व्यवस्था के अंदर दंड व्यवस्था क्या थी, कि उसमें किस प्रकार के जो वो दंड दिए जाते थे। मिस्र में दंड व्यवस्था काफ़ी कठोर थी और मिस्र में कानूनों का संग्रह नहीं किया जाता था। और 5वें राजवंश के शासनकाल में कानूनों का संग्रह करना जो उन्होंने आरंभ किया। और न्यायालयों द्वारा न्याय अतिशीघ्र देने का भी जो है वो प्रयास किया जाता था। तो धीरे धीरे जो है कानून की नज़रों में कोशिश की जाती थी कि भाई सभी समान हो।
राजा, पदाधिकारी तथा कोई भी अंतर जो है वो ना रहे। तो इस प्रकार जो है सभी अपराधियों को एक जैसे अपराध के लिए दंड दिए जाते थे और गवाहों के बयान भी उस समय रिकॉर्ड किए जाते थे। कोई भी अगर झूठी गवाही देने का प्रयास करता तो उसको बड़ा भयंकर अपराध जो वो माना जाता था। तो यहाँ हम बात करें तो हाथ, पैर, नाक, कान आदि जो वो काट दिए जाते थे साधारण अपराधों के लिए, और भयंकर अपराध राजद्रोह आदि के लिए जो वो मृत्यु दंड तक के जो वो प्रावधान रहे हैं। तो मिस्र में प्राचीन मुकदमों के निर्णय जो वो आज भी बताते हैं, कई संग्रहालयों में सुरक्षित है, जिसमें नाम ब्रिटिश का भी जो वो आता है। अब हम बात करें प्रशासनिक व्यवस्था में आगे बढ़ते हुए सैन्य व्यवस्था की, कि भाई सैनिक व्यवस्था उस समय क्या थी मिस्र के अंदर। तो यहाँ जो है उस समय फराव मिस्र में सुव्यवस्थित तथा कुशल सैनिक व्यवस्था पर ज़्यादा जो वो नहीं बल देते थे, क्योंकि वे अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण और आक्रमणकारियों से सुरक्षित रहा है। तो कोई भी जो है सुरक्षित रहता है तो ज़्यादा सैन्य व्यवस्था की तरफ ध्यान नहीं देता। कोई भी जो राजवंश हो, चाहे कोई देश हो या प्राचीन जितनी भी सभ्यताएं रही हैं जहाँ शत्रुओं का खतरा रहा है, उन्होंने सैन्य गतिविधियों की तरफ जो ज़्यादा ध्यान दिया है। तो इन्होंने ज़्यादा ध्यान निर्माण कार्यों की ओर जो वो लगाया। तो यही कारण था कि जो है फराव ने एक साम्राज्य में स्थायी सेना की नियुक्ति नहीं की, और यहाँ जो है अनेक प्रकार के जो वो कार्य किए गए। तो नोमार्क तथा मंदिर पुरोहितों की सेनाओं पर जो वो निर्मित रहते थे। इस प्रकार मैंने पहले बताया कि 40 प्रांतों में मिस्र को जो बांट दिया गया था। तो अब इन नोमार्कों में के पास सैन्य गतिविधियां थी, मंदिरों की भी जो वो सैन्य गतिविधियां के प्रमुख स्थान थे उस समय। तो ये जो है यहाँ सेना थी। 18वें वंश में सेना व्यवस्था में काफ़ी जो उन्होंने सुधार भी किए, और उन्होंने भाले, तीर, धनुष, तांबे और कांसे की कुल्हाड़ियाँ भी जो वो सुधार किए, और युद्ध क्षेत्र में घोड़े और रथों का इस समय जो वो आरंभ हो गया था। धीरे धीरे जो है आगे सैन्य व्यवस्था के अंदर जो वो आगे के शासकों ने सुधार किया गया। तो यहाँ कई बार फराव की शक्ति कमजोर हुई और नोमार्कों की शक्ति बढ़ गई। तो इस प्रकार वे चाहकर भी सामंतों की शक्तियों पर अंकुश नहीं लग पाए, और धीरे धीरे जो है वो फराव की जो है कमजोरी साबित हुई, और कहीं कहीं नोमार्क अपनी स्वतंत्रता की जो वो घोषणा कर गए। तो बच्चों, ये था मिस्र की प्रशासनिक व्यवस्था, और इसी को हम आगे बढ़ते हुए आगे हम बात करते हैं मिस्र के अंदर जो है उस समय किस प्रकार की सामाजिक व्यवस्थाएं थी। तो इसमें जो है सामाजिक विभाजन की हम बात करते हैं तो 3 वर्ग थे समाज के अंदर, उच्च, मध्य वर्ग और निम्न वर्ग। उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। अब उच्च वर्ग में जो है कौन कौन आते थे? उच्च वर्ग में जो है ज्यादातर जो है ये फराव, उसका परिवार, पुरोहित, सेनापति, अन्य जो बड़े बड़े पदाधिकारी थे वो उच्च वर्ग में आते थे। फराव की हम बात करें, वो बहुत ही जो है एक आराम और विलासी जो है वो जीवन व्यतीत करते थे, और समाज के जो है भी उनका अधिकार था। मिस्र में समाज के अंदर फराव का बहुत बड़ा जो वो विशेष अधिकार था। एक यानी कि देवता की तरह जो वो फराव को जो वो पूजा जाता था, और समस्त शक्तियां जो वो फराव के हाथ में थी। तो फराव का में जो वो बहुत ही मान सम्मान जो वो किया जाता था। पुरोहितों को दान दक्षिणा में भी बहुत सारा जो वो धन प्राप्त किया जाता था, और इसके अतिरिक्त ये लोग ताबीज इत्यादि बनाकर भी जनता से खूब पैसा लूटते थे। जो पुरोहित वगैरह थे वो ताबीज बेचते थे, और उससे उनको बहुत बड़ी जो वो इनकम हो जाती थी। तो मिस्र की समस्त आबादी के 3% लोग जो ये थे, और मिस्र की कुल भूमि का 1/7 भाग इनके अधिकार क्षेत्र में जो वो था। तो यानी कि उच्च वर्ग का जो जीवन था वो जो वो काफ़ी अच्छा जीवन था जो है वो
आराम से अपना जीवन व्यतीत। अब बात करते हैं बच्चों मध्यम वर्ग की। तो मध्यम वर्ग की हम बात करें तो मध्यम वर्ग के अंदर जो है एक स्वतंत्र मध्यम वर्ग था, स्वतंत्र मध्यम वर्ग, स्वतंत्र मध्यम वर्ग, इसमें हम स्वतंत्र किसान वर्ग भी आते हैं। तो समाज में इन लोगों को ज्यादा अधिकार जो वो प्राप्त नहीं थे और इनका कार्य उच्च वर्ग के लोगों की ही जो वो सहायता करना था। तो इस मध्यम वर्गीय समाज में काफी जो वो लिपिक का भी बहुत बड़ा जो वो महत्व था। खुदाइयों से प्राप्त पट्टियों से जो है हमें कुछ चीजों के बारे में पता चलता है। तो इस प्रकार जो है ज्यादातर जो है मध्यम वर्ग जो अपना मेहनत करता था और मेहनत से ही उनका जीवन यापन होता था। अब आगे हम बात करते हैं निम्न वर्ग की। निम्न वर्ग में कौन कौन से? तो निम्न वर्ग में छोटे किसान, मजदूर, गुलाम वर्ग जो वो निम्न वर्ग के अंदर जो वो आते थे। इनकी हालात काफी दयनीय थी, हालात जो वो दयनीय थी। जो हो ये व्यक्ति गुलामों सा जो वो जीवन यापन करते थे, ये पूरा पूरा दिन मेहनत करते थे, सारा दिन, और पेट भर के खाना तक जो इन लोगों को नसीब नहीं होता था। तो धीरे धीरे जो है इनका एक नरकीय जीवन था। हम बात करें तो दासों के उस समय युद्धबंदी बनाकर लाते थे। दास कौन होते थे? मान यहाँ हम किसी उसके ऊपर आक्रमण किया और हमने उस सेना को पराजित किया और वहां के सैनिकों को हम अपने यहाँ ले आते थे और उन्हें यहाँ लाकर दास बना देते थे और उनसे जो वो हर प्रकार से जो वो कार्य लिया जाता था। तो कुछ दास अपनी उसमें सुधार भी कर सकते थे। हम बात करें जैसे किसी के अंदर कोई नृत्य कला, संगीत कला है या और कोई कला थी, वो दासता से वो गुलाम मुक्त भी जो वो हो जाता था और दासों को जो है किसी प्रकार के जो वो ज्यादा संबंध जो वो नहीं रखते थे। बच्चों अब आगे बढ़ते हुए हम उस समय की परिवार की व्यवस्थाएं क्या थी, किस प्रकार का जो वो परिवार था। तो समाज में जो है जो समाज की जो सबसे छोटी इकाई थी वो एक परिवार था। प्रत्येक परिवार में माता पिता व बच्चे आदि होते थे और उनका जो पिता था उम्र के में भी वो बड़ा होता था और वही जो वो परिवार का जो वो मुखिया कहलाता था। वह परिवार के सभी सदस्यों की देखभाल करता था, उनके प्रति अपनी जिम्मेदारियों का वो एक निष्ठापूर्वक जो वो वहन करता था। तो परिवार के भी सभी सदस्य उनकी आज्ञाओं का जो वो पालन करते थे और परिवार में स्त्री तथा पुरुष दोनों को अधिकार जो वो प्राप्त थे। तो मिस्र के संपन्न परिवारों में बहुविवाह प्रथा प्रचलित थी और साधारण वर्ग के लोग आमतौर पर एक ही स्त्री से जो वो विवाह करते थे, यानी जो बड़े व्यक्ति थे वो बहुविवाह, एक से ज्यादा भी शादियां जो वो करते थे, लेकिन साधारण वर्ग के लोग एक ही स्त्री से जो वो शादी या विवाह करते थे। तो धीरे धीरे हम बच्चे और माता पिता जो हो उनकी आज्ञाओं का पालन भी करते थे। अब बात करते हैं निवास स्थान की। निवास स्थान का जो है मिस्र में उच्च वर्ग के लोग के निवास स्थानों में, तो इसी में जो है हम आगे बढ़ते हुए निवास स्थान की बात कर रहे हैं। निवास स्थान, तो निवास स्थान में जहाँ बड़े उच्च वर्ग के व्यक्ति थे उनके काफ़ी बड़े मकान होते थे और जो बड़े राज परिवार संबंधित व्यक्ति थे बड़े महलों के अंदर जो वो रहते थे। तो यहाँ बात करें हम फराव बड़े महलों में रहता था, बड़े हवादार जो उनका महल निवास करते थे। मकानों में विभिन्न रंगों के जो उनके पर्दे लगे होते थे, अच्छा फर्नीचर होता था और विलास ये जीवन वो जीते थे। तो अब यानी कि उच्च वर्ग के घरों के पास जो वो तालाब आदि भी जो वो होते थे। तो इस प्रकार जो है सभी प्रकार की ऐश्वर्यपूर्ण जो है वस्तुएं थी। बात करें मध्यम वर्ग के मकानों की, मध्यम वर्ग के मकान जो है वो बिल्कुल छोटे होते थे और सिंपल होते थे और निम्न वर्ग के लोग जो है उनकी झोपड़ी टाइप जो है वो मकान होते थे और वो घास फूस से जो वो ढके रहते थे। तो इन मकानों में निवास करते थे और निम्न वर्ग के तो भाई ज़्यादा टूटी चारपाई साधारण वो बिल्कुल जो है नाम मात्र की वस्तुएं होती थी उनके पास, यानी कि बस ये मान लो उनका तो निवास स्थान ऐसा था कि भाई जीवन यापन उनका चलता रहे ज़्यादा जो है। तो यहाँ तक कि किसान मजदूर और भरपेट खाना भी जो उनको जो है नसीब नहीं होता था।
आगे इसी में बढ़ते हुए सामाजिक जीवन में स्त्रियों की स्थिति किस प्रकार की थी। तो जहाँ तक हम बात करें, पिरामिड युग में जो है वो स्त्रियों की स्थिति ज़्यादा जो वो अच्छी नहीं थी। तो समाज में माँ, बेटी और पत्नी के रूप महिलाओं में एक विशेष प्रकार का आदर था। लेकिन कई इतिहासकारों ने ये भी कहा है कि मिस्र की सभ्यता में स्त्रियों की स्थिति जो वो अच्छी थी। कईयों ने इस बात का जो वो खंडन किया है, लेकिन ये हम कह सकते हैं कि एक स्त्री को जो वो बहुत ही मान सम्मान समाज में जो वो प्राप्त था। मिस्र के समाज में विवाह कन्या की सहमति से ही होता था और इस विवाह के अवसर पर वह अपनी पत्नी की रक्षा करने की शपथ लेता था, यानी कि उससे वचन दिलवाए जाते थे जब शादी की जाती थी कि मैं अपनी जो है इनका मान सम्मान करूंगा। और समाज में एक विवाह प्रथा ही जो वो प्रचलित थी। स्त्रियां जो वो शिक्षा ग्रहण भी जो वो करती थी और समाज को एक अच्छा जो वो संदेश देती थी। और कई बार ऐसा भी हमें एविडेंस में जो पता चला है कि वो राज्य के कार्यों में भी पार्टिसिपेट जो वो करती थी। स्त्री तथा पुरुषों को समान अधिकार थे और जो है यहाँ वो विशेष अपने अधिकारों के साथ अपना जो वो जीवन यापन करती थी। तो वो स्त्रियों को भी जैसे सामाजिक कोई है वहाँ भी वो पार्टिसिपेट कर सकती थी, समाज के कार्यों में भी वो भाग ले सकती थी, वो एक प्रशासन में सहयोग भी दे सकती थी। तो चाहे वो सांस्कृतिक कार्य हो चाहे आर्थिक कार्य हो, इसमें बढ़ चढ़ के जो है स्त्रियाँ पार्टिसिपेट करती थी। खुदाई में हमें विभिन्न प्रकार के जैसे प्रेम पत्र प्राप्त हुए, तो इससे हम ये भी कह सकते हैं कि वो कुछ प्रकार के प्रेम की जो हो स्त्री और पुरुषों के बीच में जो हो बारे में जो हो पता चलता है। तो धीरे धीरे जो है हम बात करें तो इस यहाँ पुस्तकों से कुछ जो है एक प्रकार के जो है इस बारे में पता चलता है हमें कि स्त्रियाँ नृत्य का जो वो जीवन भी जो हो नृत्य की है, गायन है, इन चीज़ों में भी जो वो पार्टिसिपेट कर लेती थी। और जो है कुछ स्त्रियाँ जो वो दूसरे प्रकार के जैसे समाज में जैसे वेश्यावृत्ति आदि में भी जो वो भी करती थी। तो इसी प्रकार वो एक अपना एक बिजनेस जो हो इसको बनाने का कार्य करती थी। जहाँ तक कुछ स्त्रियों के जो है वो बात करें हम, जैसे स्त्रियाँ सुगंधित द्रव्य, काजल, तेल, कंघी, दर्पण, लाली रंग आदि जो वो प्रावधानों का जो है प्रयोग करती थी। और स्त्रियाँ बहुत ही एक रुचि के साथ जो अपना सुंदर अपने आप को दिखाने का जो वो प्रयास करती थी। शतरंज और चुस्सर आदि का गेम जो वो स्त्रियाँ खेलती थी और स्त्रियाँ नृत्य और गायन में भी जो वो रुचि लेती थी। जनसाधारण वर्ग की महिलाएं दासी स्त्रियां अनाज पीसने, खेतों में फसल बोने, काटने, कढ़ाई बुनाई और जो है संतान उत्पन्न करने का जो उनका प्रमुखता पर जो हो बल दिया जाता रहा है। तो स्त्रियां जो हो एक गृहिणी समझी जाती थी, वो पशुओं का कार्य भी करती थी, घर पे परिवार का पालन पोषण भी करती थी और अपने पति के साथ अपने खेतों में के अंदर जो है किसानी के कार्य में भी जो पत्नियां सहयोग करती थी। तो हम यही कह सकते हैं कि स्त्रियों की जो दशा थी वो अच्छी रही होगी उस समय। इसी में संदर्भ में हम आगे बढ़ते हैं, भोजन की बात करते हैं कि वहाँ किस प्रकार की भोजन व्यवस्था थी। तो प्राचीन मिस्र के लोग उच्च कोटि का स्वादिष्ट जो वो भोजन जो वो करते थे। वे गेहूँ, चावल, जौ, चना, मक्का तथा विभिन्न प्रकार की दालें और सब्जियां आदि भोजन के रूप में जो वो प्रयोग करते थे। भोजन में घी, दूध, मक्खन और जो है बहुत मात्रा में जो वो लिया जाता था। उच्च वर्ग के लोग बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक जो वो भोजन करते थे। वे नाना प्रकार के पकवान, हलवा, मिठाइयाँ और बढ़िया प्रकार के मांस आदि का भी जो वो प्रयोग करते थे। अब जो जिस प्रकार जो उच्च वर्ग के लोग थे वो बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन बनाते थे, अनेक प्रकार की जो है सब्जियां आदि जो वो बनाते थे। और साधारण वर्ग के लोग जो वो थोड़ा सा साधारण जो वो खाना बनाते थे और निम्न वर्ग का तो ये था भाई अपना पेट भर जाए, इसी को जो अपना वो समझते थे। तो कुछ हमें ये भी जो है वो पता चला है कि भोजन ज़्यादा जो वो सादा ही था।
इसी में हम आगे बढ़ते हुए पहनावा और आभूषण। मिस्र के लोग ऊनी तथा सूती दोनों प्रकार के वस्त्र जो वो धारण करते थे। तो इसी में जो है उनके वस्त्रों की जो वो तड़क भड़क ज़्यादा पाई जाती थी, और ये तड़क भड़क उच्च वर्ग में जो वो पाई जाती थी। लेकिन जो निम्न और साधारण वर्ग है उसके वस्त्रों के अंदर किसी प्रकार की कोई तड़क भड़क नहीं होती थी। 10 वर्ष तक की आयु के बच्चे वो नग्न रहते थे, नंगे रहते थे, और जो है पुरुष कमीज और तहमद का जो प्रयोग करते थे, और स्त्रियां जो वो मैक्सी जो वो पहनती थी। नौकर और कृषक दास कमर तक के ही वस्त्र लपेटे हुए हैं। तो आभूषण पहनने का चाव क्षत्रिय और पुरुष दोनों का था। स्त्रियां भी जो है आभूषणों में कंगन, कमरबंद, पायजेब, चूड़ियां, जो है अंगूठी, कंठहार, कुंडल आदि जो वो पहनते थे, और उच्च वर्ग के लोग जो है सोने और हीरे जवाहरात के जो वो आभूषण जो वो पहनते थे। अब हम बात करते हैं श्रृंगार की वस्तुएं। श्रृंगार की वस्तुएं क्या थी उस समय? श्रृंगार जो है क्षत्रिय और पुरुष दोनों को जो है श्रृंगार करने का जो है शौक था। उस समय विभिन्न प्रकार के सुगंधित तेल, बटन, इत्र आदि का जो वो प्रयोग किया जाता था। स्त्रियां सुंदर दिखने के लिए तरह तरह के जो है वो बालों को, अपने बालों से अलग अलग जो वो सजाती थी अपने आप को। इसमें जैसे जूड़े बांधती थी, लिपस्टिक, पाउडर और जो काजल, इसमें नेल पॉलिश आदि जो वो लगाती थी। हमें खुदाइयों में जो है शवों के साथ से श्रृंगार पेटिकाएं जो वो मिली हैं। इन श्रृंगार पेटिकाओं में हमें विभिन्न प्रकार के सजने संवरने के सामान की जो वो पता चलता है कि मिस्र की जो समाज था उसमें इस प्रकार से जो है स्त्रियां जो वो सजने और संवरने का जो है वो रखती थी। तो हम बात करें, पुरुष आमतौर पर ढाडी काट कर जो वो रखते थे। कुछ पुरुष जो वो ढाडी बड़ी बड़ी जो वो भी रखते थे, और विग जो वो धारण करते, जैसे फराव है, फराव का जो वो विग धारण करता था, बड़ी बड़ी विग जो वो करते थे। दर्पण, उस तरह श्रृंगारदानियां, पिरामिडों से जो पिरामिडों की खुदाई की गई तो भारी मात्रा में हमें इस प्रकार जो वो मिले। तो क्षत्रिय मिस्र में सभी क्षत्रिय और पुरुष श्रृंगार के काफी जो वो शौकीन जो वो रहे हैं। अब बात करते हैं आगे वही मनोरंजन की किस प्रकार का था। खुदाइयों से प्राप्त विभिन्न अवशेषों से हमें जो वो पता चला कि मिस्र की सभ्यता में लोग जो वो मनोरंजन भी करते थे। मिस्रवासी गीत गाकर, संगीत बजाकर, नृत्य कर कर, जो वो कुश्ती खेलकर जो वो अपना मनोरंजन करते थे। फराव ने अपने दरबार में संगीतकार जो वो रखते थे, और उस समय संगीत में वीणा, झांझ, बांसुरी, ढोल आदि यंत्र जो वो बजाए जाते थे। मिस्र के कुछ ऐसे चित्र भी प्राप्त हुए हैं जिसे देखने से हमें पता चलता है कि स्त्रियां नग्न अवस्था में जो वो डांस करती थी, नृत्य करती थी। तो बच्चे मिट्टी की लकड़ी, धातु के बने खिलौने से जो वो खेलते थे, और वो अपने तरह तरह के जो है और दूसरे खेल भी जो वो खेलते थे। तो मिस्र का समाज जो वो, उनका जो जीवन था वो बहुत जो वो अच्छा था। अब इसी को जो हम आगे बढ़ते हुए आर्थिक जीवन की हम बात करते हैं, मिस्र के आर्थिक जीवन की। तो इसमें लोगों की क्या जो है आर्थिक विशेषताएं जो वो रही। सबसे पहले हम लेते हैं कृषि। कोई भी जो सिविलाइजेशन होती है वो नदियों के किनारे बसी है। अब जो ये मिस्र की जो सभ्यता है वो नील नदी के उस पर बसी है, मुहाने पर। इन नदियों के ऊपर बसने का क्या इनका मेन वो था कि एक पानी की जो व्यवस्था मिल सके, पशुओं को जीवन यापन मिल सके, दूसरा एग्रीकल्चर, कृषि का जो है, कृषि को जो हो पानी की जो व्यवस्था मिल पड़े। तो इस प्रकार जो नील नदी के कारण जो वो यहाँ की जो जमीन थी वो काफी उपजाऊ थी। लगभग 10,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र काफी उपजाऊ था, और इसी उपजाऊ क्षेत्र पर जो वो मिस्र के किसान जो कृषि का जो कार्य करते थे। तो हम ये कह सकते हैं कि मिस्र जो वो आर्थिक दृष्टि से बड़ा संपन्न था, और संपन्नता के कारण ही जो मिस्र के लोगों ने इतने बड़े बड़े पिरामिडों का जो वो निर्माण किया। तो ये हमें बताने में जो काफ़ी है कि यहाँ बहुत बड़ा जो है हम बात कर रहे हैं जो है
मिस्र में अनेक प्रकार के जो है जैसे खाद्यान्न का हाँ, तो यहाँ हम इसमें कुछ जो है क्या गेहूं, जौ, मटर, खजूर, जैतून, पटसन, तिलहन आदि की जो वो कृषि की जाती थी। कृषि में हमें पशुओं का जो वो सहयोग मिलता था, पशुओं के जो उसके जो वो कृषि की जाती थी। तो क्योंकि नील नदी पहाड़ों से उपजाऊ मिट्टी बहा के लेके आती थी और इसी के कारण यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छी जो वो फसल होती थी। दूसरा, हम कृषि के साथ साथ जो वो बात करते हैं पशुपालन की। पशुओं का जो मिस्र के लोग कृषि कार्य के साथ साथ पशुपालन का भी जो वो कार्य करते थे। इसमें वे गाय, भेड़, बकरी, गधा, खच्चर, हिरण, सुअर, बटन जो है बंदर, मुर्गियां आदि जो वो पालने का जो वो कार्य करते थे। इन पशुओं को पालने के पीछे उनका मुख्य वजह था पशुओं का मांस। अब पशुओं से हमें क्या चीज की उपलब्धता होती है? पशु जो वो कृषि का भी जो वो में मदद करते थे। पशुओं से मांस भी हमें प्राप्त होता था, घी दूध भी मिलता था। पशु हमें यातायात के अंदर भी जो है हमारी मदद करते थे। तो पशुओं का एक प्रकार से पूरी जो वो थी उसके अंदर एक पशुओं का बहुत बड़ा जो वो योगदान रहा है। तो पशुओं का बहुत बड़ा जो है इस सभ्यता के अंदर रोल रहा है। इसी में हम आगे बढ़ते हुए बात करते हैं व्यापार की, उद्योग की। यहाँ हम उद्योग और व्यापार भी जो है काफ़ी उन्नत अवस्था में थे और उद्योग और व्यापार से ही जो है यहाँ बहुत बड़ा जो है इस सिविलाइजेशन को जो है वो बेनिफिट हुआ और इनके दूसरी सभ्यताओं के साथ जो वो काफ़ी अच्छे रिलेशन रहे हैं। तो आज हमें ये बच्चों मिस्र की सभ्यता की कुछ प्रमुख बातें थी। धन्यवाद, नमस्कार।